हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। और बच्चों, हमने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर शुरू कर दिया है और उसका अब नेक्स्ट सेशन होने जा रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। हमने इसके पहले लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, दो बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल ख़त्म किए हैं। अब हम प्रोटीन पढ़ेंगे और आने वाले क्लासेस में न्यूक्लिक एसिड भी ख़त्म करेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये क्लास बहुत ही शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प एंड डिस्क्रिप्टिव रहेगी, जिसमें आपको सिर्फ नॉलेज मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaiah डेंटल कॉलेज। So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, social worker, COVID warrior and many more. तो बच्चों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैंने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किए हुए हैं। ये हैंड रिटन नोट्स, ताकि आपको बार बार अपने टेक्स्ट बुक या कहीं रेफर ना करना पड़े। स्टिल अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू इट। बाकी मैं अपने नोट्स आपको डेफिनेटली देने वाली हूँ, जो इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप इस ग्रुप पे या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो जब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो जब प्रोटीन की बात आती है तो हमें अपने खाने पीने का बड़ा ध्यान आता है, क्योंकि आजकल सब लोग बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ सेंट्रिक हो गए हैं। एक तो कोविड की वजह से, दूसरा इतनी सारी डिजीज़ेस हो जा रही हैं किसी न किसी कमी के कारण, कि अब डाइट को लेके सब लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हैं। तो जब हम डाइट की बात करते हैं तो उसमें हम सबसे ज़्यादा प्रोटीनिशियस फूड लेने प्रेफर करते हैं। मम्मी कहती है दाल ले लो बेटा, दाल पिया करो, सोयाबीन खाया करो, राजमा खाया करो। क्यों बोलती हैं चने खाओ, ये सारे दिमाग तेज करते हैं। ये एक्चुअली प्रोटीन के सोर्सेज है जो आपको एक्टिव रखते हैं। इनका मेन मुद्दा क्या है, इनका रहने का मेन क्या फ़ायदा है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रखते हैं, यानी कि आपके शरीर से आलस को दूर रखते हैं। अगर आप किसी चीज़ में आलसी हैं और ज़्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट या इस पर डिपेंड करेंगे तो और ज़्यादा आलस मन में भरता। प्रोटीन क्या करता है, आपके दिमाग को, आपके शरीर को एक्टिव रखता है ऑल द टाइम। चलिए तो प्रोटीन के बारे में देखेंगे और उससे पहले हाईलाइटर चेंज कर लेते हैं। चलिए, प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड से बना हुआ है। कई सारे अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। तो ये पॉलीमर है बेसिकली अमीनो एसिड का। और प्रोटीन के अंदर एक अमीनो एसिड रिपीटेडली हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बहुत तरह के अमीनो एसिड मिलके ही प्रोटीन को बनाते हैं। 300 के लगभग अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, बट स्टिल 20 तरह के अमीनो एसिड ही प्रोटीन बनाने की में मदद करते हैं। अमीनो एसिड किसने डिस्कवर किया था? फिशर एंड हॉफमिस्टर ने, कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के पॉलीमर से बनते हैं। ये फिशर एंड हॉफमिस्टर ने देखा था और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था लगभग 300 अमीनो एसिड है, पर उसमें से सिर्फ 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि एक्चुअली प्रोटीन बनाने में मदद कर रही हैं। प्रोटीन क्या हेट्रोपॉलीमर है? हेट्रोपॉलीमर मतलब क्या हुआ? डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड का टाइप डिफरेंट है। एक तरह के अमीनो एसिड से ये नहीं बनता है। क्लियर है? इसलिए इसको हेट्रोपॉलीमर कहा जाता है। अमीनो एसिड क्या? एक अमीनो ग्रुप रखता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एक अमीनो एसिड के अंदर दो ग्रुप्स हैं। अभी तक हमने जितने भी यूनिट्स पढ़ी, जैसे मोनोसेक्राइड कुछ भी पढ़ा, उसमें एक ही लिंकेज देखा गया। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एक ही मॉलिक्यूल, एक ही आपका कंस्टिट्यूएंट दो लिंकेज बना सकता है अपने दोनों साइड से, क्योंकि एक साइड इसका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो दूसरे साइड इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। इस अमीनो एसिड को, जिसमें दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं आपके अलग अलग ग्रुप्स, इसको अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। अमीनो एसिड एम्फोटेरिक होते हैं क्योंकि इनमें दो तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसलिए इनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्योंकि इसमें एक एसिडिक ग्रुप भी है जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरा है एल्कलाइन ग्रुप जो कि हमारा अमीनो ग्रुप है। तो दोनों चीज़ें एक ही कंपाउंड के अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक कंपाउंड। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे जब हमने लिपिड पढ़ा था उसमें भी हमारे पास पोलर और नॉन पोलर दोनों एंड्स थे, राइट? तो वहाँ पे भी हमने ऐसे ही कुछ बात की थी, लेकिन यहाँ पे लिंकेज ही ये दो ग्रुप से कर रहा है। क्लियर है? चलिए, एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? सुनिएगा ध्यान से। बायोलॉजी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही मैक्रोमोलिक्यूल में, बट
साथ साथ केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें भी एक सेपरेट टॉपिक है। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हमारा केमिस्ट्री से भी आता है, हमारा बायोलॉजी से भी आता है। किसके ऊपर? ज्विटर आयन के ऊपर। क्या होता है ज्विटर आयन? व्हाट इज अ ज्विटर आयन बच्चों? डू यू गाइज नो? चलिए मैं बताती हूँ। ज्विटर आयन उस अमीनो एसिड को कहा जाएगा जो एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे आके बिल्कुल भी मूव ना कर पाए, मतलब उसके ऊपर किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी असर ना हो। ऐसे एक पीएच पे जब कोई भी अमीनो एसिड पहुंचता है तो उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है और इस अमीनो एसिड को ज्विटर आयन बोला जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें दोनों एसिडिक और एल्कनीन ग्रुप दोनों प्रेजेंट है। तो ऐसा एक कोई पॉइंट ज़रूर आएगा जब ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव होगा और एक दूसरे को बैलेंस करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल बैलेंस तरीके से रहेगा और बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। इस पॉइंट पे, इस पीएच पे को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं और उस समय अमीनो एसिड को ज्विटर आयन के नाम से जाना जाता है। क्या होता है इसमें? देखो, पॉजिटिव चार्ज भी इधर प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज भी इधर प्रेजेंट है। नॉर्मल कंडीशन में कैटायन बनता है या तो पॉजिटिव चार्ज लेके या तो एनायन बनता है नेगेटिव चार्ज लेके। और ये कब होता है? जब पीएच हाई होता है तो नेगेटिव चार्ज एनायन फॉर्म करता है और जब पीएच लो होता है तो ये कैटायन फॉर्म करता है पॉजिटिव चार्ज के थ्रू। लेकिन इनके बीच में एक कोई पीएच आता है जहाँ पे ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। क्लियर है? तो यहाँ से हमें पता चला ज्विटर आयन क्या होता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको लिखवा दे रही हूँ ये और आप ये कहीं नोट डाउन कर लेंगे। ओके, चलिए, कितने तरह के अमीनो एसिड होते हैं? कितने तरह के अमीनो एसिड होते हैं बच्चों? 2300 टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें से 20 हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कर रहे हैं। यानी कि अब हमारे वो जो 20 अमीनो एसिड है बेसिकली वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए। एक होगा असेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होगा नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल क्या होता है ये हमने लिपिड में भी देखा था। एसेंशियल का मतलब है जो कि हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो मतलब हमारी बॉडी उसको बना नहीं रही है, यानी कि जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है उसे बाहर से लेना पड़ रहा है, वो होंगे असेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर है? तो ऐसे 10 अमीनो एसिड है जिनको एसेंशियल की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि हमारी बॉडी में नहीं बन पाते हैं और बाहर से लिए जाते हैं। ठीक है, समझते चलेंगे, कुछ भी रट्टाफिकेशन अभी के लिए नहीं करना है। ठीक है, बाकी मैं नाम्स जो हैं वो भी मैं आपको याद करा दूंगी, डू नॉट वरी। इसके एग्जाम्पल हैं थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन एंड मिथियोनिन। तो अगर आपको फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये 10 तरह के क्या हैं आपके एसेंशियल अमीनो एसिड है। अब इनका नाम कैसे आप याद रखेंगे? आपको एसेंशियल का मेन याद रखना है। एसेंशियल याद हो गया तो नॉन एसेंशियल भी आपको याद हो जाएगा। पीएम याद रखना, इज वॉचिंग, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। टीवी एट हिल, वेरी इजी निमोनिक, वेरी इजी निमोनिक। ये निमोनिक मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, इसमें कितने कैपिटल आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया 10। पीएम इज वॉचिंग टीवी एट हिल, इतना आपको याद रखना है। क्या कि हमें प्राइम मिनिस्टर जी चोटी पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, इतना याद रखना हमें। ठीक है, तो पी से क्या होगा? फिनाइलएलेनिन, एम से मिथियोनिन, टी से थ्रियोनिन, बी से वैलिन, ए से आपका हो गया आएगा आर्जिनिन, देन अगेन देयर इज वन मोर टी जिसका मतलब होता है ट्रिप्टोफैन, देन वी हैव हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। ऐसे 10 आपके अमीनो एसिड बन जाते हैं। तो इस तरह से आप इनका नाम याद रख सकते हैं। बहुत लोग अलग अलग निमोनिक दिए हैं, मुझे जो इजी लगा मैंने वो आपको दिया। अगर आपको कोई और तरीका पता है तो डेफिनेटली हमसे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कीजिएगा। हो सकता है वो ज़्यादा इनोवेटिव लगे, बट मुझे ये काफ़ी मज़ेदार लगा और काफ़ी इजी लगा याद करने में, तो मैंने ये बना दिया। चलिए अब देखते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? जो कि हमारे बॉडी में बन रहे हैं, बाहर से लाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो बाकी के 10 अमीनो एसिड बचेंगे वो होंगे हमारे नॉन एसेंशियल, जिसमें आएगा ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्परजिन, ग्लूटामिन, टायरोसिन और प्रोलीन। अगर उन 10 के अलावा कोई भी इनमें से प्रोटीन अमीनो एसिड आता है तो यानी वो नॉन एसेंशियल ही होंगे। तो वो 10 याद कर ली, उसके अलावा जो भी है वो नॉन एसेंशियल होंगे। क्लियर है?
ठीक है, चल। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अमीनो एसिड के अलावा जितने भी अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं वो दो इनैंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी डी एंड एल फॉर्म में। इसके अलावा सारे प्रोटीन अमीनो एसिड जो हैं उनका इनैंशियोमर फॉर्म होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इनमें यूज़ होते हैं आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इनको क्या हिस्टोन प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है क्योंकि इस बच्चों में नहीं बनते। दे आर, वन सेकेंड, दे आर सेमी एसेंशियल प्रोटीन। क्यों सेमी एसेंशियल क्यों है बच्चों? क्योंकि बच्चों में ये प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड नहीं बनता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है उनमें ये बनने लगता है। तो इनको नॉन एसेंशियल तो नहीं कहा जाएगा, इनको सेमी एसेंशियल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है कि कौन से दो अमीनो एसिड आपके हिस्टिडीन और आर्जिनिन को नॉन सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में भी डाला जाता है। क्लियर है? चल, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब भाई अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो किस तरह जुड़ेंगे? कोई तो ऐसा लिंकेज होगा, कोई तो ऐसा बॉन्ड होगा जो कि इनको जोड़ के प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो वो कौन सा बॉन्ड है? वो है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड अकर्स, लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड अकर, और ये प्रोटीन की चेन बनाती है। फाइनली अमीनो एसिड की चेन बना के प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करती है। क्लियर है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कैटालाइजेस सिंथेसिस ऑफ पेप्टिड बॉन्ड। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है इनका जो सिंथेसिस होता है उसको कौन करवाता है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जिसकी वजह से ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड विच इज फॉर्म व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो तरह के ग्रुप थे फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक अमीनो एसिड का जब अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड से लिंक करता है तब बनता है ये बॉन्ड, और इसी के चेन को फिर फाइनली क्या बनाता है? प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ठीक है, अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड, और इसमें क्या हो रहा है? एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है। तो वन वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। जब भी कोई बॉन्ड बन रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है बाहर जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अमीनो एसिड किस तरह से अरेंज है, कौन सा अमीनो एसिड किस समझ लो सीक्वेंस में प्रेजेंट है, कि पहले कौन सा है फिर कौन सा है फिर कौन सा है, उस पर प्रोटीन की प्रॉपर्टी मैटर करती है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, कि किस फॉर्म में प्रोटीन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कॉन्फ़िगरेशन बहुत तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि प्रोटीन का नेचर क्या है या प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, देखिए जब पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल आपका रिलीज आउट हो जा रहा है इन दोनों के बीच से, इन दोनों के मिलने से, और फाइनली पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप या अमीनो ग्रुप के हिसाब से भी इनका क्लासिफिकेशन देखा जाता है। जब एसिडिक अमीनो एसिड है यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप डोमिनेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे और एक अमीनो ग्रुप होंगे। ध्यान से सुनिएगा, एसिडिक कब होगा? जब आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप डोमिनेट करेगा, यानी ये ज़्यादा नंबर में होंगे ये कम, तो दो कार्बोक्सिलिक हैं और एक अमीनो। लेकिन वहीं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड। इसको याद करना बड़ा इजी है। एसिड जब भी नाम आए किसी चीज़ के साथ तो मोस्टली वो क्या होंगे? आपके एसिडिक अमीनो एसिड होंगे, राइट। तो ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, आपको एसिड वाले दोनों नाम याद रहेंगे। दूसरा एल्केलाइन, इसमें दो अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए इसमें बेसिक फीचर ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कैटायन की मात्रा ज़्यादा है। इसके एग्जाम्पल हैं हिस्टिडीन, आर्जिनिन। हमारे दोनों सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, वेरी इजी टू रिमेंबर। दोनों सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड इसके अंदर आते हैं, बहुत इजी अब याद हो गया आपको दोनों चीज़ का
एग्जाम्पल अब आपको याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आएंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों बराबर संख्या में, एक वो है तो एक ये है, दो वो है तो दो ये है, बस बात खत्म। यानी दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, यानी वन अमीनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी कि ये ज्विटर आयन की बात हो रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ भी मूवमेंट शो नहीं करता है। तो एज सिंपल एज दैट, न्यूट्रल अमीनो एसिड मीन्स ज्विटर आयन, दैट्स इट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बाकी सारे 15 अमीनो एसिड इसके एग्जाम्पल हैं। तो बहुत ईजी हो गया, आप सबको याद रखना। 15 यहाँ पे हैं, 3 आपके किसमें थे, बेसिक में एल्केलाइन अमीनो एसिड, 2 आपके एसिडिक अमीनो एसिड, बस आपको नाम याद आ गया। हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन आपके क्या है, एल्केलाइन अमीनो एसिड, और ग्लूटामिक एसिड, और दूसरा क्या था आपका एरिकिडोनिक एसिड, आपके क्या है, आपके एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड आपके एसिडिक अमीनो एसिड में आते हैं। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी होता है क्या मैम? बिल्कुल होता है। इनके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का जो कहेंगे नेचर है वो ज़्यादा कहेंगे स्टेबलाइज होता है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का, उतना ज़्यादा वो स्टेबलाइज हो पाएंगे। जितने सिंपल होंगे उतना ईजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छा, हम इसको और ज़्यादा ईजी करते हैं आपको समझाने के लिए। कैसे? जब कोई सिंपल सी सीधी लाइन है या सीधा रस्सी आप ले लो, एक सिंपल सी रस्सी वायर ले लो, आप वायर ले लो कोई सीधी सी रस्सी, इसको कट करना कितना इजी है, मतलब इनको अलग करना, इनको तोड़ना कितना इजी है, बहुत इजी है, पट से तोड़ोगे। ये तो मोटी वायर है, अगर धागा लोगे तो ये एक सिंगल लाइन में होगा, तट से तोड़ लोगे आप तुरंत प्रेशर लगा के। लेकिन समझ लो ये धागा कुछ ऐसे उलझा सा है थोड़ा सा, अब इनको पहले आपको खोलना पड़ेगा, ढूंढ ढांड के, एक बार खोलोगे फिर तोड़ोगे, राइट। और वही समझ लो एक धागा और 2 धागा और 3 धागा और उलझा हुआ है, तो उसको खोलने में और टाइम लगेगा, फिर तोड़ना पड़ेगा। और वही समझ लो कई सारे धागे के बंडल, ऐसे 3-4 धागे वाले बंडल ढेर सारे एक दूसरे से मर्ज हो गए, और उसमें अब आपको पहले सारे धागे का पैटर्न चेंज अलग अलग ढूंढना है कि भैया ये मोटा है, ये पतला है, सब निकाल के फिर तोड़ना है, तो वो और डिफिकल्ट हो रहा है। तो वैसे ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर जितना सिंपल है उतना ईजिली वो ब्रेक डाउन हो सकता है। प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो लीनियर चेंज होता है या जिगजैग मॉलिक्यूल होता है, बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रेट चेन होता है, एक स्ट्रेट चेन होता है जो कि अमीनो एसिड के लिंकेज से बनता है, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, सबसे अनस्टेबल प्रोटीन इनको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपली आपके डिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जो नए नए राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही होते हैं। तो न्यूली फॉर्म प्रोटीन इज ऑलवेज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, उनको बाद में कॉम्प्लेक्स किया जाता है। नेक्स्ट आएंगे सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन। अब ये थोड़ा सा कहेगा भाई अब प्राइमरी वाला तो बड़ा जल्दी से टूट जाता है, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को कॉइल कर देते हैं, यानी कि स्प्रिंग की तरह मोड़ लेते हैं, या फिर अपने अंदर जिगजैग डिज़ाइन बना लेते हैं। कुछ तो ऐसा करते हैं कि वो थोड़ा सा अलग हो जाए। तो इस कॉइलिंग की वजह से क्या होता है, इनके अमीनो एसिड के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की लिंकेज हो जाती है, जिससे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग बनने के कारण ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, यानी इनसॉल्युबल हो जाते हैं, और इनका अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है ड्यू टू दीज जिगजैग मूवमेंट। और ये जो लिंकेज होता है इनके बीच में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म में होता है, जो कि ऑक्सीजन ऑफ एक अमाइड से हाइड्रोजन ऑफ दूसरे अमाइड के थ्रू होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड फर्स्ट इज अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड इज बीटा प्लीटेड। पहला अल्फा हेलिक्स देखेंगे। ये क्या इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स होते हैं। हेलिक्स ऐसे होता है कुछ रोल कॉइल टाइप का। ठीक है, स्पाइरली कॉइल्ड होंगे, और किस साइड से होंगे, राइट हैंडेड होंगे, सिर्फ राइट हैंडेड कॉइलिंग देखी जाती है। और इस कॉइलिंग में अप्रॉक्स 3.5 अमीनो एसिड होते हैं हर एक टर्न में, यानी एक टर्न आपका 3.5 अमीनो एसिड रखा रहता है। ठीक है, हर एक टर्न पे 3.5 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम एक हाफ देखें अपना यहाँ पे कि चलो एक टर्न ये रहा, ये एक टर्न है, इसमें 3.5 अमीनो एसिड प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे करते करते आपका पूरा हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है, और इस हेलिक्स के बीच में जो भी अमीनो एसिड हैं, जो भी एक हेलिक्स के बीच में अमीनो एसिड आते हैं, वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, चल
इसका एग्जाम्पल है कैरेटिन। कैरेटिन कहाँ होता है बच्चों? हमारे नाखूनों में, हमारे बाल में, ये सारा क्या है? कैरेटिन है। वही आपका मायोसिन प्रोटीन है जो वो कहाँ होता है? हमारे मसल्स के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद करता है। ठीक है, वैसे ट्रोपोमायोसिन भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में ही मदद करता है। नेक्स्ट है बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड में क्या देखा जाता है? इनमें जिगजैग पैटर्न है। ठीक है, जिगजैग पैटर्न है। यहाँ पे अमीनो एसिड लिंक नहीं है, यहाँ पे 2-3 आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड है, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, ये एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे जिगजैग पैटर्न बना के, यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल ही एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अभी इंटरमॉलिक्यूलर हो गई है रादर देन इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब अमीनो एसिड के बीच में लिंकेज सेम प्रोटीन के, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है अलग अलग प्रोटीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो तरह के हो गए, पहला हुआ अल्फा हेलिक्स, दूसरा हुआ बीटा प्लीटेड। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना हुआ दिखा है, ये देखिए अल्फा हेलिक्स है जो ये कि हेलिक्स के फॉर्म में रोल्ड है। ठीक है, हेलिक्स के फॉर्म में रोल्ड है इस तरह से। ठीक, ये हो गया बीटा प्लीटेड जो थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न है, थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न है, और ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलिए, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये सारे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे कैसे? यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सारे इंट्रा में कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहाँ पे इंटर में हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? चलिए, इसका एग्जाम्पल है सिल्क। सिल्क जो होता है बेसिकली बीटा प्लीटेड आपके क्या होते हैं? प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात हो जाए भैया, अभी तो एक स्ट्रेट चेन था, दूसरा थोड़ा सा रोल कर दिया, स्पाइरल फॉर्म में हो गया या जिगजैग पैटर्न में हो गया, तो टब बन गया। बट टर्शरी में क्या होगा? टर्शरी कहेगा मैं तो और कॉम्प्लेक्स बनूंगा, मुझे और ज़्यादा स्टेबल रहना है, तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि एक गुच्छेदार, लाइक लड्डू जैसा कहेंगे ना, ग्लोब्यूल टाइप का, एक नोड्यूल ग्लोब्यूल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें ये सारे प्रोटीनीशियस कंपाउंड, प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर एक दूसरे में उलझ जाते हैं। जब इनको हर तरफ से 3D मॉडल में देखेंगे तो आपको ये उलझे हुए धागे जैसे दिखते हैं। ये क्या होते हैं? सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि प्रोटीन जो होते हैं वो केवल फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन ग्लोबुलर अपीयरेंस देने के लिए, और ये वाटर में सॉल्यूबल भी देखे जाते हैं। क्यों ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो चीज़ें होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती एज कम्पेयर टू योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दिस इज डेफिनेटली अ स्टेबल मॉलिक्यूल बट स्टिल इट इज़ वाटर सॉल्यूबल, क्योंकि इसका जो है हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ रहता है और इजीली उनको डिसॉल्व करने में मदद कर देता है। कई तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर में। देखें कौन कौन से बॉन्ड है। पहला है पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि आपके प्रोटीन को बना रहा है अमीनो एसिड के बीच में, बिटवीन द अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड को अमीनो एसिड से जोड़ रहा है, ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि इनके प्राइमरी स्ट्रक्चर में मदद कर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, तीसरा होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी कि एसएच ग्रुप जो होता है अमीनो एसिड का, उसको स्टेबलाइज करता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड उन्हीं में बनता है जिन अमीनो एसिड के अंदर एसएच ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इनको कंबाइन करके ये स्टेबलाइज करता है। राइट, नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। दो अमीनो एसिड के विच हैव हाइड्रोफोबिक साइड चेन। जब अमीनो एसिड आपके बनते हैं, अमीनो एसिड में हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं। ठीक है, अगर दो अमीनो एसिड का हाइड्रोफोबिक एंड एक दूसरे के साथ आते हैं तो मिलके वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोफोबिक साइड चेन के थ्रू। Last but not the least is ionic bond occurs between two opposite end of protein molecule due to electrostatic attraction। अच्छा, तो अभी ध्यान देना, जो प्रोटीन होता है वो किससे बन रहा है? अमीनो एसिड से बन रहा है। राइट, अमीनो एसिड अपनी चेन बनाता है, तो एक एंड पे अमाइड बॉन्ड अगर आपका खुला छूटा है तो दूसरे एंड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आपका खुला छूटा होता है। अगर दो तरह के ऐसे प्रोटीन जिसके अमाइनो ग्रुप एक तरफ हो और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री हो,
ठीक है, वो दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो एक आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों? आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, जो कि उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम इन प्रोटोप्लाज्म एग्जिबिट टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है, जो कि साइटोप्लाज्म और सारे सेल ऑर्गेनल के अंदर भी होता है, वो सारी चीज़ें न्यूक्लियोप्लाज्म में हर चीज़ को मिला के उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो मोस्टली टर्शियरी स्ट्रक्चर वाले होते हैं। कैसे होते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फॉर्म ऑफ कंपोनेंट है ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक, अब आएंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या भाई? इतना ज़्यादा तो हाउच पाउच हो गया, अब ये क्या बचा है? Two or more polypeptide chain of tertiary structure unite by different types of bond to form quaternary structure of protein। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं अमीनो एसिड के, वो क्या होते हैं? एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे से तो फॉर्म क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर जब एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू दीज स्ट्रक्चर, की मतलब कि 2-3 आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर घूम रहे हैं, उसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे आयंस हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और टर्शियरी ग्रुप जब जुड़ जाते हैं, कई टर्शियरी ग्रुप जब मिलकर जुड़ जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का। डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन में भी सिमिलर और डिसिमिलर। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि पॉलीपेप्टाइड चेन एक जैसी हो या अलग हो, यहाँ एक जैसी भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। यहाँ पे बस ये मान्यता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है वो डिफरेंट अमीनो एसिड से बनती है, लेकिन चेन एक जैसी भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, तो डिपेंड करता है। जैसे हीमोग्लोबिन में जो चेन होते हैं वो अल्फा और बीटा, 2 तरह की चेन मिलके आपकी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाती है। तो ऐसे डिफरेंट चेन भी हो सकते हैं, सिमिलर चेन भी हो सकते हैं। तो ये रहा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, जो कि सबसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लेकिन कम जगह देखा जाता है, हर जगह ये विजिबल नहीं होता है, बहुत कम जगह ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर देखा जाता है, एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखिए ये रहा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, जब टर्शियरी स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर एक बॉन्ड बना लेता है, राइट। वो डिफरेंट टर्शियरी स्ट्रक्चर हैं जो कि मिलके ये पूरा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन क्या होता है? कि प्रोटीन जो है उनको किस तरह तबाह किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि वो डीनेचर्ड हो जाए, यानी कि अपनी इंडिविजुअलिटी खो दें। ठीक है, अपना जो फंक्शनिंग है, अपना जो प्रॉपर्टी है, अपना जो स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें खो दें, उसको कहते हैं डीनेचुरेशन। क्या होता है ये? एल्टरेशन इन फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोटीन, यानी कि इनका पूरा स्ट्रक्चर अगर एल्टर कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, खराब कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, कुछ भी कर दें, उसको डीनेचुरेशन कहते हैं। इफ द चेंज इन मीडियम ऑफ प्रोटीन इज माइल्ड एंड शॉर्ट पीरियड, डीनेचुरेशन इज ऑल्सो टेम्परेरी। अच्छा, रिसिलिएंट प्रॉपर्टी भी प्रोटीन के अंदर होती है। क्या होता है? एक रबड़ बैंड जब आप लेते हो, उसको आप स्ट्रेच करते हो, देखो ये रहा रबड़ बैंड, मुझे मिल भी गया। इसको स्ट्रेच करोगे, छोड़ दोगे, वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर इसको स्ट्रेच करो, इतना स्ट्रेच कर दो, अब इससे अधिक ये स्ट्रेच ही नहीं हो सकता, बट इसके बाद अगर और स्ट्रेच किए तो ये टूट जाए, और तब ये हो जाता है पूरी तरह से डीनेचर्ड, यानी कि इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एक समझ लो कैपेसिटी तक अगर इस पे मीडियम चेंज किया जाए या कोई भी तरह का चेंज लाया जाए प्रोटीन में, तो माइल्ड तरह का चेंज लाया जाए, तो वो डीनेचुरेशन वापस से रिस्टोर हो सकता है। लेकिन एक लिमिट के बाद जब डीनेचुरेशन, जब मीडियम इसका स्ट्रॉन्ग होता है, पीएच वैल्यू चेंज कर दी जाती है बहुत बुरी तरह से, तब ये डीनेचुरेशन परमानेंट हो जाता है और प्रोटीन कोएगुलेट हो जाता है। क्या होता है बच्चों? प्रोटीन कोएगुलेट होता है। अब कोएगुलेशन का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, क्या बताओ आप डेली लाइफ में, मतलब जो लोग खाते नहीं वो सुने तो हैं एटलीस्ट, कितने लोग एगिटेरियन, कितने लोग एग खाते हैं। तो जब आप अंडा फोड़ते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो एक्चुअली प्रोटीन होता है। कहते हैं ना अंडे में बड़ा प्रोटीन है। ठीक है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, डंडे नहीं खाना, अंडे खाना है। ठीक है, तो जब आप उसको पैन में डालते हो और ऑमलेट बन जाता है, ठीक है, तो उसको बॉयल करने को डालो तो वो सॉलिड बन जाता है। वो क्या होता है?
उनका डीनेचुरेशन ही तो कर रहे हो, उनको इतना हाई टेम्परेचर दे रहे हो कि वो अपनी प्रॉपर्टी लूज आउट कर जाते हैं और अपना पूरा शेप चेंज कर लेते हैं, राइट। तो ये होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जिससे कोएगुलेशन हो जाता है। देखो कोएगुलेशन ऑफ एग एल्बुमिन, अरे वाह, यही ऑप्शन आंसर भी दिया हुआ है, मतलब आपके एग्जाम्पल बहुत सही। चेंज इन पीएच, पीएच में चेंज हो सकता है, सॉल्ट में, हैवी मेटल, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब में कुछ भी चेंज हो जिसकी वजह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है, उसको कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और ये रहा डीनेचुरेशन। देखो जब स्लाइट लॉस होता है, डीनेचुरेशन कब हो रहा है आपका, जब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऐसे कुछ डीनेचर करते, वापस से ये अपने आप को गेन कर लेता है जब इसके अंदर एक माइल्ड एक्टिविटी होती है, माइल्ड एक्टिविटी देते हो आप। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाई आपके अंदर डिस्पर्सल चेंजेस देखे जाते हैं तो कोएगुलेशन हो जाता है, और फाइनल चेंज और क्या कहेंगे, परमानेंट चेंज देखा जाता है। बेसिकली परमानेंट चेंज देखा जाता है, ठीक है। ऊपर वाले में टेम्परेरी चेंज, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कितने तरह के प्रोटीन होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। 3 तरह के प्रोटीन है। एक सिंपल प्रोटीन होता है एकदम साधारण सा, क्योंकि हमारे फाइब्रस फॉर्म में होते हैं या ग्लोबुलर फॉर्म में। फाइब्रस मतलब लॉन्ग लंबा सा थ्रेड लाइक, और ग्लोबुलर मतलब वो गोलू मटोलू सा ग्लोब्यूल जैसा, ठीक। तो सिंपल धागे टाइप कौन होते हैं, कोलेजन, जो बहुत अबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी। दूसरा होता है इलास्टिन प्रोटीन और कैरेटिन प्रोटीन, ये सिंपल लॉन्ग थ्रेड लाइक होते हैं। लेकिन वहीं ग्लोबुलर जब देखेंगे तो उसमें रुबिस्को होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबिन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या है आपके ग्लोबुलर प्रोटीन है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रोटीन ओनली, ओके। नेक्स्ट देखेंगे कंपाउंड प्रोटीन। कंपाउंड प्रोटीन में क्या आता है आपका, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, लेसिप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन, ग्लाइको, म्यूकोप्रोटीन, ये सारे क्या हैं, जिसमें एक प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हो जाता है आपके प्रोटीन के साथ, और इनके अलग अलग प्रोस्थेटिक ग्रुप है। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड अटैच होता है, क्रोमोप्रोटीन में आपका कोई पिगमेंट अटैच हो जाएगा, पोरफायरिन पिगमेंट मान लो, लाइपोप्रोटीन में लिपिड अटैच हो जाएगा, फॉस्फोप्रोटीन में फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाएगा, और इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो आपका क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन में राइबोसोम्स आते हैं, क्रोमोसोम्स आते हैं, क्रोमोप्रोटीन में हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, हीमोसाइनिन, जो भी आप प्लांट में पिगमेंट्स देखते हो वो सारे क्या हैं, क्रोमोप्रोटीन है। हीमोसाइनिन हुआ, ठीक है, वो क्या है आपके एनिमल्स के अंदर पिगमेंट देखे जाते हैं, हीमोग्लोबिन हमारे अंदर पिगमेंट देखा जाता है। लाइपोप्रोटीन आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, फॉस्फोप्रोटीन मिल्क में होते हैं, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन के अंदर होते हैं, लेसिथिन फाइब्रिनोजन ब्लड वाले फाइब्रिनोजन में होते हैं, और मेटालोप्रोटीन को फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं, और अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन ऑफ ब्लड ग्लाइकोप्रोटीन है, एंड म्यूकोप्रोटीन भी एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और सेल रिकॉग्नाइजेशन में मदद करते हैं। कैसे, जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है और मेल और फीमेल गैमेट मिलता है, यानी एग और स्पर्म, तो उनके ऊपर भी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो कि एक दूसरे को पहचानने में मदद करते हैं। बेसिकली आपके एग के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि स्पर्म को पहचान के अपने अंदर ले लेता है, राइट। चलिए, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज ए प्रोटीन ट्रांसपोर्टर। बेसिकली प्रोटीन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। लाइपोप्रोटीन आपके बारे में बात हुई थी अभी, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके अंदर बहुत सारे इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, वो सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं और चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन के थ्रू मदद करते हैं। इन्फेक्शंस को फाइट करने में भी आपके प्रोटीन हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी फॉर्मेशन में बॉडी के मदद करते हैं। मस्कुलर मूवमेंट में, यानी मायोसिन एक्टिन प्रोटीन ही है जो कि मस्कुलर मूवमेंट में मदद कर रहे हैं। पीएच के मेंटेनेंस में भी आपका प्रोटीन मदद कर रहा है, क्योंकि अगर पीएच डिस्टर्ब हो गया तो सारे प्रोटीन ही तबाह हो जाएंगे और आपके बॉडी में रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड्स नहीं हो पाएगा। हेल्थ एट द टाइम ऑफ इंजरी, अगेन इम्यूनिटी में मदद कर रहा है, इसलिए एंटीबॉडी फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। एंड हेल्प इन रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यूज। सम प्रोटीन फॉर्म्स
हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड कैटेलाइज रिएक्शन। तो बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन बनाने में भी मदद कर रहे हैं, जो कि रिएक्शन को आगे ले जाने में मदद करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, काफ़ी अच्छा टॉपिक था प्रोटीन, और हमने सब कुछ इसके बारे में पढ़ा, सब कुछ समझा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी ख़त्म की। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आने वाला, इतना जान लीजिए, इतना पढ़ लिया तो बहुत है, ठीक है। अब चलेंगे क्विज टाइम पे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ साथ आप कमेंट में भी पोस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होता है। आई विल रिवर्ट बैक टू यू। और अब क्विज टाइम में मैं पूछूंगी आपसे 2 सवाल, जिसका जवाब आपको अगेन नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं कौन सबसे सही जवाब देता है और कौन सबसे जल्दी। बच्चों, इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक दबा दीजिए और अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। शेयर करिए विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वो लाल बटन दबा दो और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको पता रहे कि क्या नई अपडेट आती रह रही है। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हिस्टोन इज अ बेसिक प्रोटीन ड्यू टू। हिस्टोन इज अ बेसिक प्रोटीन ड्यू टू। क्यों है ये बेसिक प्रोटीन, बताइए जल्दी से, इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एसेंशियल। इनमें से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है। मैंने आपको तरीका बताया है बहुत अच्छे से कि किस तरह आपको नाम याद रखना है। होप आपको वो याद होगा। PM is watching TV at Hill, very easy। आपको इससे निकाल लेना है इसका आंसर। दैट्स इट। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हम अगले क्लास में और भी मस्ती करें और भी इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। न्यूक्लिक एसिड। यस, डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, so thank you everyone, have a great day, till then के लिए bye bye, see you in next lecture।